जिन्ना ने कभी कुरान नहीं पढ़ा, वह शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, यहाँ तक कि सूअर का मांस भी खाते थे। वह रहन सहन में मुस्लिम नहीं थे, लेकिन नेता मुसलमानों के थे। जिन्ना को जिस एम्बुलेंस में लिटाया गया वो एम्बुलेंस चली तो सही, मगर उसमें पेट्रोल खत्म होने की वजह से वह बीच सड़क पर ही ठिठक के खड़ी हो गई। पाकिस्तान को बनाने वाला वो नेता 45 डिग्री के भीषण गर्मी में स्ट्रेचर पर पड़े पड़े जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। पर मोहब्बत जब परवान चढ़ता है तो उम्र, जाति, लिंग, मजहब ये सारे पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि जिन्ना मुस्लिम थे और रत्ती पारसी थी, इसलिए विवाद होना लाजमी था। विवाद हुआ भी। डॉक्टर, यह तो मैं 12 सालों से जानता हूँ। मैंने अपनी बीमारी को इसलिए जाहिर नहीं किया क्योंकि हिंदू मेरे मौत का इंतजार न करने लगे। जिस कायदे आजम ने पाकिस्तान को बनाने के लिए सारी ताकत झोंक दी थी, उसी पाकिस्तान के सियासतदानों ने जिन्ना का वो हश्र किया जिसे सुनने या पढ़ने के बाद पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई और उन सभी के मुंह से एक ही आवाज निकला, उफ। यह पहला और आखिरी मौका था जब किसी ने सार्वजनिक तौर पर जिन्ना को अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए रोते हुए देखा था। पाकिस्तान के सियासतदानों ने तकरीबन 4 दशक तक उसे पब्लिश ही नहीं होने दिया और जब 1987 में वह किताब पब्लिश हुआ भी तो उसमें से 30 जुलाई 1948 की वह घटना को निकाल बाहर कर दिया गया। उन पन्नों में ऐसा क्या था जिससे पाकिस्तान में बवाल मच गया। जब फातिमा बिस्तर पर पड़े जिन्ना के सिरहाने बैठी थी, तभी उन दोनों को ये खबर मिली कि प्रधानमंत्री वहां आए हैं। तो जिन्ना फातिमा से करुणा भरे स्वर में कहते हैं, फाती, तुम तो जानती ही हो कि वो वहां क्यों आया है। वो देखना चाहता है कि मैं और कितने दिनों तक जिंदा रहूंगा। एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुस्तान के बंटवारे में सबसे ज्यादा प्रभाव जिन्ना का था और दूसरे नेता इतने सख्त नहीं थे कि वह हिंदुस्तान का बंटवारा करा पाते। कांग्रेस उन लोगों के साथ किसी न किसी सलाह पर पहुंच जाती और पाकिस्तान कयामत तक अस्तित्व में नहीं आता। डॉक्टर ने दृढ़ निश्चय मुद्रा में प्रधानमंत्री को जवाब दिया कि वो अपनी मरीज के बारे में सिर्फ फातिमा जिन्ना को ही कुछ बता पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है राजन सरकार और आप बैठकी देख रहे हैं। मशहूर इतिहासकार हरिवंश मुखिया बताते हैं कि जन्म को छोड़ दें तो जिन्ना के व्यक्तिगत जीवन में धर्म के लिए कुछ खास महत्वता नहीं थी। जिन्ना ने कभी कुरान नहीं पढ़ा, वह शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, यहाँ तक कि वह सूअर का मांस भी खाते थे। वह रहन सहन में मुस्लिम नहीं थे, लेकिन नेता मुसलमानों के थे। हरिवंश आगे बताते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लकीर खींची कि पाकिस्तान कहां से कहां तक होगा, इसकी रूपरेखा पर मुहर लगाने वाले अहमदी थे और वहीं अहमदी आज पाकिस्तान में मुस्लिम होने का दर्जा तक खो चुके हैं। मैट्रिक पास करने के तुरंत बाद ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में जिन्ना को अप्रेंटिस के रूप में काम करने के लिए बुलावा आता है। इंग्लैंड जाने से पहले उन्होंने मां के आग्रह पर 1892 में पानेली गांव की रहने वाली एमा बाई 18 साल के जिन्ना से शादी कर लेती हैं। लेकिन जब जिन्ना की विलायत से वापसी होती है तो उनकी पत्नी और उनकी मां दोनों का देहांत हो चुका होता है। उसके बाद जिन्ना दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसका किस्सा, उनकी शादी और उनके मौत का किस्सा दोनों बहुत मर्मरिक रहता है। 1916 की गर्मियों में जिन्ना अपने दोस्त सरदीन शाह के बुलावे पर दार्जिलिंग पहुंचते हैं। वहीं जिन्ना की मुलाकात सरदीन शाह की 16 साल की बेटी रत्ती से होती है। जिन्ना की उम्र तकरीबन 40 की थी और जिन्ना उस वक्त भारत की राजनीति के शीर्ष शिखर को छूने वाले थे। पर मोहब्बत जब परवान चढ़ता है तो वह उम्र, जाति, लिंग, मजहब ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। क्योंकि जिन्ना मुस्लिम थे और रत्ती पारसी थी, इसलिए विवाद होना लाजमी था और विवाद हुआ भी।
सरदीन शाह ने अपनी बेटी रत्ती को जिन्ना से मिलने पर पाबंदी लगा दी और तो और उन्होंने कोर्ट में अर्जी भी डाल दी कि उनकी बेटी जब तक 18 साल की नहीं होती तब तक जिन्ना से मिलने पर रोक लगा दिया जाए। पर कहते हैं ना कि प्रेम में अक्सर लोग बागी हो जाते हैं और इस बगावत का अंजाम यह हुआ कि 18 साल की होने पर रत्ती अपने पिता को बागी तेवर दिखाते हुए वह मुंबई पहुंच जाती हैं और फिर मुंबई की जामा मस्जिद में जाकर अपने धार्मिक बेड़ियों को तोड़ते हुए इस्लाम कबूल कर लेती हैं और अगले दिन जिन्ना के घर में ही दोनों का 1918 में निकाह हो जाता है। जिन्ना के अपने से 24 साल छोटी लड़की से शादी की थी। वह शादी उस जमाने में भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा झटका था और इस वजह से बहुत सारे लोग, खासकर पारसी समुदाय के लोग, जिन्ना और रत्ती से खार खाए बैठे थे। रत्ती अपने ज़माने की निहायत ही फैशनेबल खातून थी और यही वजह रही कि उन्हें फ्लावर ऑफ बॉम्बे का खिताब भी मिला। लेकिन 1926 आते आते जिन्ना और रत्ती के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। उसकी कई वजहें थी। एक वजह तो यह थी कि उनके बीच उम्र का फासला, दूसरा जिन्ना के बदलते राजनीतिक दृष्टिकोण भी एक वजह रही। 1926 आते आते जिन्ना को यह महसूस होने लगा कि कांग्रेस किसी भी सूरत में मुसलमानों के मुतालबात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने अपनी राजनीतिक रेलगाड़ी की पटरी को बदलनी शुरू कर दी। इसके बाद जिन्ना का झुकाव मुसलमानों की सियासत की तरफ हो गया और यही वजह रही कि रत्ती यह समझने लगी कि जिन्ना कैमरल पॉलिटिक्स की तरफ निकल गए हैं। 1927 में रत्ती बीमार रहने लगी और 1928 में उन्हें बीमारी की वजह से उन्हें फ्रांस में जाकर एडमिट होना पड़ा। और फिर जिन्ना के लिए एक हृदय विदारक घटना होती है। 20 फरवरी 1929 को मात्र 20 साल के उम्र में ही रत्ती जिन्ना का इंतकाल हो गया। हालांकि अपनी मौत से कुछ दिन पहले रत्ती बम्बई के होटल ताज में शिफ्ट हो गई थी, जिनके बगल वाले कमरे में सरोजनी नायडू रहा करती थीं। इसी दौरान रत्ती और जिन्ना एक दोस्ताना तलाक ले लेते हैं। बावजूद इसके रोज़ शाम को अपने घर जाने से पहले जिन्ना रत्ती के यहाँ 2 घंटा रुकते हुए बातें करते जाते थे। जिन्ना के सचिव रहे मोहम्मद करीम झाकला अपनी किताब रोजेज इन दिसंबर में लिखते हैं, जब रत्ती के पार्थिव शरीर को कब्र में दफन करने के बाद जिन्ना से यह कहा गया कि सबसे नज़दीकी रिश्तेदार होने के नाते वह कब्र पर मिट्टी फेंके, तो जिन्ना अपने सामने पड़े अपने मासूका को इस हाल में देखकर सिसक सिसक कर रो पड़े। यह पहला और आखिरी मौका था जब किसी ने सार्वजनिक तौर पर जिन्ना को अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए देखा था। दुनिया से रुखसती की बात आई तो बात आई खुद जिन्ना की मौत की। जिस कायदे आजम ने पाकिस्तान को बनाने के लिए सारी ताकत झोंक दी थी, उसी पाकिस्तान के सियासतदानों ने जिन्ना का वो हस्न किया जिसने सुनने या पढ़ने के बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई और सभी के मुंह से एक ही आवाज़ निकला, उफ। बंटवारे के बाद 14 जुलाई 1948 पाकिस्तान के कायदे आजम और तत्कालिक गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना किसी के मशवरे पर क्योटा से जियारत पहुंचते हैं, जिसकी दूरी 133 किलोमीटर की तकरीबन थी। जियारत पाकिस्तान की वो जगह है जो कि बहुत अत्यधिक ऊंचाई पर है, समुद्र तल से तकरीबन 24 से 49 मीटर ऊपर, और अपने देवदार के पेड़ों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। वहाँ हमेशा ही ठंड जैसा माहौल रहता है। जियारत का नाम यहाँ रहने वाले संत खारबरी बाबा की वजह से पड़ा था। हालांकि रहस्य की गूंथी आज तक नहीं सुलझ पाई कि कायदे आजम को गंभीर बीमारी होने के बावजूद उन्हें किसने जियारत जाने की सलाह दी थी। जिन्ना की कायदे आजम रेसिडेंसी जियारत से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना अपनी किताब माय ब्रदर में लिखती हैं कि क्योटा से जियारत जाने का फैसला खुद जिन्ना का था, क्योंकि सरकारी और गैर सरकारी व्यवस्थाओं की वजह से क्योटा में उन्हें आराम का मौका बिल्कुल नहीं मिल पाता था। उन्हीं दिनों डॉक्टर रियाज अली शाह अपने किसी मरीज को देखने जियारत गए थे। फातिमा जिन्ना ने अपने भाई को कहा कि उन्हें डॉक्टर रियाज अली शाह से एक बार इलाज के संबंध में मिलना चाहिए, लेकिन इस बात को जिन्ना ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा
कि बस मेरा पेट भोजन को पचाने लगे, उसके बाद मैं स्वतः ही ठीक हो जाऊंगा। हालांकि जिन्ना डॉक्टरों की सलाह से बचते थे कि क्या खाएं, कितना खाएं, कब सोएं, कितनी देर आराम करें, पर जिन्ना को कहाँ पता था कि इलाज से बचने की उनकी यह पुरानी आदत एक दिन यह उनकी खुद की जान के लिए घातक हो जाएगा। जियारत पहुंचने के एक सप्ताह के भीतर ही उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि उनकी ज़िंदगी में पहली बार उनका स्वास्थ्य ही उनके खुद के लिए परेशानी का सबक बन गया। इस बात को समझते हुए जिन्ना ने यह स्वीकार किया कि अब उन्हें अच्छे डॉक्टरों की सलाह की ज़रूरत है। फातिमा जिन्ना को जैसे ही अपने भाई के इस इरादे के बारे में पता चलता है तो वो जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी के जरिए कैबिनेट सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को यह संदेश भिजवाती हैं कि वह लाहौर के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर करनाल इलाही बख्श को हवाई जहाज के जरिए जियारत भेजने का प्रबंध करें। डॉक्टर इलाही बख्श 23 जुलाई 1948 को जियारत पहुंचते हैं, लेकिन दिन भर के सफ़र के वजह से वो थक जाते हैं और उनकी मुलाकात जिन्ना से अगले दिन सुबह ही मुमकिन हो पाती है। वह अपने किताब में लिखते हैं कि जब जिन्ना से मैंने उनकी बीमारी के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मैं भला चंगा हूँ, बस उनका पेट ठीक हो जाए तो वह जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। मगर जिन्ना की जांच करने के बाद डॉक्टर इलाही बख्श इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनका पेट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके फेफड़े और सीनों के बारे में स्थिति संतोषजनक नहीं है। बख्श की सलाह पर अगले दिन क्योटा के सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्दीकी और क्लिनिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर महमूद जरूरी इक्विपमेंट और सामान के साथ जियारत पहुंचते हैं। यह सारे लोग जिन्ना के कुछ टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट से इस बात को सत्यापित किया जाता है कि जिन्ना को तपेदिक यानी कि टीबी की बीमारी है। इस गंभीर बीमारी को डॉक्टर बख्श सबसे पहले उनकी बहन फातिमा जिन्ना को, उसके बाद जिन्ना को सूचित करते हैं। इस पर जिन्ना डॉक्टर को जवाब देते हैं कि डॉक्टर, यह तो मैं 12 सालों से जानता हूँ। मैंने अपनी बीमारी को बस इसलिए जाहिर नहीं किया कि हिंदू मेरे मौत का इंतजार न करने लगे। हालांकि फ्रीडम एट मिडनाइट में लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर लिखती हैं, अप्रैल 1947 में बम्बई के एक मशहूर डॉक्टर जेल पटेल के दफ्तर के तिजोरी में बहुत ही हिफाजत से रखी हुई एक फाइल जिसमें जिन्ना के इस लाइलाज बीमारी के बारे में कागजात थे। अगर माउंटबेटन, नेहरू या गांधी इनमें से किसी को भी जिन्ना के इस गंभीर बीमारी के बारे में पता लग जाता तो हिंदुस्तान का कभी बंटवारा ना होता और आज एशिया की इतिहास की धारा किसी और दिशा और दशा में बह रही होती। ये राज जिन्ना के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी जिसमें 2 बड़े बड़े धब्बे साफ झलक रहे थे, जिससे यह साफ हो जाता था कि जिन्ना को तपेदिक की बीमारी आक्रामक रूप से फैल चुकी है। हालांकि इस बात से ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस भी अनजान थी। डॉक्टर पटेल ने जिन्ना के कहने पर उन एक्सरे के बारे में उनके मरते दम तक किसी को नहीं बताई। जिन्ना के पास समय कम था और काम ज़्यादा, इसलिए वो नियमित इलाज कभी नहीं करा पाए और न ही किसी को इसके बारे में भनक तक लगने दी। हालांकि एक इंटरव्यू में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, हिंदुस्तान के बंटवारे में सबसे ज़्यादा प्रभाव जिन्ना का था और दूसरे नेता इतने सख्त नहीं थे कि वह हिंदुस्तान का बंटवारा करा पाते। कांग्रेस इन लोगों के साथ किसी न किसी सलाह पर पहुंच जाती और पाकिस्तान कयामत तक अस्तित्व में नहीं आता। 30 जुलाई 1948 को लाहौर से कुछ डॉक्टर्स जरूरी इक्विपमेंट्स और सामान के साथ जियारत पहुंचते हैं, लेकिन इसी दिन एक ऐसी घटना हो जाती है जिसका आज तक उस राज से पर्दाफाश नहीं हो पाया। हालांकि इसके बारे में सबसे पहले फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माय ब्रदर में लिखा था, जिस किताब को पाकिस्तान के सियासतदानों ने तकरीबन 4 दशक तक पब्लिश ही नहीं होने दिया। और जब 1987 में वह किताब पब्लिश हुआ भी तो उसमें से 30 जुलाई 1948 की वह घटना को निकाल बाहर कर दिया गया। उन पन्नों में ऐसा क्या था जिसे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया? उस किताब में लिखा था कि जुलाई के अंत में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और कैबिनेट सेक्रेटरी चौधरी रहमत अली जियारत पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री के डॉक्टर इलाही से पूछने पर कि जिन्ना को क्या हुआ है, डॉक्टर ने दृढ़ निश्चय मुद्रा में प्रधानमंत्री को जवाब दिया कि
कि वो अपने मरीज के बारे में सिर्फ फातिमा जिन्ना को ही कुछ बता पाएंगे। जब फातिमा बिस्तर पर पड़े जिन्ना के सिरहाने बैठी थी, तभी उन दोनों को यह खबर मिली कि प्रधानमंत्री वहां आए हैं। तो जिन्ना फातिमा से करुणा भरे स्वर में कहते हैं, फाती, तुम तो जानती ही हो कि वो यहाँ क्यों आया है। वो देखना चाहता है कि मेरी बीमारी कितनी गंभीर है और मैं और कितने दिनों का मेहमान हूँ। फिर जिन्ना ने प्रधानमंत्री लियाकत अली को अपने कमरे में बुलाया और अकेले आधे घंटे तक गुफ्तगू की। जब लियाकत अली खान नीचे चले गए तो फातिमा अपने भाई के पास जाती हैं। वो कहती हैं कि जिन्ना बुरी तरह थके हुए थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था और वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। जब रात होती है तो जिन्ना के कहने पर फातिमा अपने मेहमान प्रधानमंत्री लियाकत अली और कैबिनेट सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अली के मेहमान नवाजी में साथ खाने के मेज पर बैठती हैं। वो लिखती हैं, वहाँ मैंने प्रधानमंत्री को खुशगवार मूड में पाया। वो जोक सुना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। भाई की स्वास्थ्य से चिंतित आंखों में नमी लिए वो बीच खाने से उठकर ऊपर जिन्ना के कमरे में चली जाती हैं। उन्हें देखकर जिन्ना मुस्कुराते हुए कहते हैं, फाती, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। नमस्ते, आप देख रहे थे बैठकी। ये इस वीडियो का पहला भाग था। दूसरा भाग जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।